दोस्तों WPL 2026 यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 जिसका शुरुआत 9 जनवरी से होने जा रहा है। काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है वुमेन्स क्रिकेट के लिए। इसमें 5 टीमें भिड़ेंगी। पांचों टीमें काफ़ी मजबूत है। हालांकि 2 टीमें ऐसी है जिसकी हमेशा से डोमिनेंस रही है जी। एक तो दिल्ली कैपिटल्स और दूसरी है मुंबई इंडियंस। दिल्ली कैपिटल्स हालांकि एक भी फाइनल नहीं जीत पाई है, लेकिन लगातार तीनों बार फाइनल तक गई जरूर है। उसके अलावा यूपी वॉरियर्स एक ऐसी टीम है, और यूपी वॉरियर्स और एक और है गुजरात। 2 ऐसी टीमें हैं जो सफल नहीं रही है, और दोनों टीमें लगातार पिछले तीनों सीजन में आप देखेंगे तो नीचे से ही मतलब दिखी है। तो इस बार उन 2 टीमों के लिए भी वापसी करने का मौका है, और साथ ही साथ मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उसके अलावा आप कह लीजिए दिल्ली कैपिटल्स, ये जो 3 प्रमुख टीमें हैं इनके पास तो मौका है ही है। तो बात करेंगे इस वीडियो में, जानेंगे कि किसकी जो है प्लेइंग 11 इस बार मजबूत दिखेगी और सबसे मजबूत दिखेगी। क्योंकि ये बताना तो काफ़ी मुश्किल है कि किसकी सबसे मजबूत दिखेगी, लेकिन उसमें भी हम लोग ये तय करेंगे कि किन खिलाड़ियों पर नज़र रहेगी, कौन सी खिलाड़ी है जो ओवरसीज हो या फिर इंडियन हो जो प्रभावित कर सकती है इस पूरे सीजन। आपको बता दें दोस्तों, 9 जनवरी से तो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और 5 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो यही है। शुरुआत करते हैं हम लोग, एक टीम को पकड़ते हैं। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स इस बार चाहेंगी कि जो कोर कसर रह गई पिछले कई सीजनों में, उसको कम से कम इस बार पूरा किया जाए। देखिए, दिल्ली का लक्ष्य तो हर बार यही होता है कि कोई हर बार वो फाइनल में पहुंचना, एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए, इससे तो बुरा कोई नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास नंबर 1 कैप्टन थी वर्ल्ड की, मैग लेनिंग, जिन्होंने आईसीसी का ऐसा कोई भी खिताब नहीं होगा जो अपनी कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया को नहीं दिलाया। मेन से ज्यादा ट्रॉफीज उनके खुद के पास थी जो उन्होंने कैप्टनसी में जीती हैं, और वो अगर WPL आया और एक भी ट्रॉफी के बिना जीते, आपसे दूर चली जाएं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी टीम की हालत क्या थी। हाँ, लेकिन इस बार जो है टीम में एक बदलाव दिख रही है, मतलब बहुत बड़ा बदलाव आप कह लीजिए, क्योंकि कप्तान जो है वो अब है जेमिमा रॉड्रिग्स। इससे पहले जो मैकलेनिंग कप्तानी करती थी, लेकिन अब जेमिमा रॉड्रिग्स कप्तानी करेंगी। काफ़ी एक्टिव रहती हैं फील्ड पे और बाकी खिलाड़ियों को भी सिखाती रहती है। ऐसा हम लोग सुनते रहते हैं बार बार। जिस तरीके से हाल ही में वर्ल्ड कप में एक पारी खेल के गए, उसके बाद उनकी छवि और उनका जो कद है वो और बढ़ा है कहीं ना कहीं। तो इस बार एक जिम्मेदारी भी है, बड़ी जिम्मेदारी है उन पर। तो जेमिमा पर तो नज़र रहेगी रहेगी दिल्ली कैपिटल्स की ओर से। लेकिन और भी खिलाड़ी हैं, शेफाली वर्मा, जो हमें याद आता है कि वर्ल्ड कप में लेटरल एंट्री लेके आई थी और काफ़ी प्रभावित करके गई। शेफाली वर्मा तेज तरार शुरुआत देने के लिए जानी जाती है। तो 2 ये खिलाड़ी हुई। इसके अलावा और कौन सी खिलाड़ी आपको लग रही है भल्ला की लग रहा है जो काफ़ी प्रभावित कर सकती है? देखिए, महेश रैना कैप उनकी तीनों सीजन में दिल्ली के साथ रही हैं। विकेट भी उन्होंने 25-26 ले चुकी तीनों सीजन मिला के, रन भी 300 के ऊपर बना चुकी तीनों सीजन मिला के, और दिल्ली ने अभी तक उन पर भरोसा जताया रखा है। इसका मतलब यही है कि उनको एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में देखते हैं। देखिए, जब आपके पास मैग लेनिंग का एक्सपीरियंस कम हो जाए और टीम आपकी यंगस्टर, जैसे जेमिमा के पास चाहिए, शेफाली उनकी टीम में यंगस्टर्स हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस प्लेयर ऐसा चाहिए जो ओवरसीज का हो, आपको और कंडीशन के हिसाब से एक्सपीरियंस दे सके। और मैदान कैप बिल्कुल यही करते हुए दिखेंगी। और एक ऑलराउंडर के तौर पे तो उनका जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। साउथ अफ्रीका की टीम की भी एक समय वो कप्तान रही है, तो उनको पता है कि नई टीम के साथ कैसा करना है, और उन्होंने दिल्ली के लिए बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर तरीके से कंट्रीब्यूट किया। पिछले 3 सीजन में अगर दिल्ली कैपिटल्स फाइनल तक गई है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आप कह लीजिए कि मैरिजन कैप का है। गेंदबाजी से आके शुरुआत में विकेट निकाल के देना और टीम को मतलब आगे कर देना गेम में, यही खासियत है मैरिजन कैप का। लेकिन इस बार सिर्फ मैरिजन कैप ही नहीं, और भी कई खिलाड़ी हैं, खासकर वेस्ट इंडीज की जो सेनल हेनरी है, काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस बार जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनको देखकर कि प्लेइंग 11 तय करना दिल्ली कैपिटल्स के लिए आसान नहीं होगा। देखिए, दिल्ली ने ये सोचा कि अगर हमारे पास ऊपर जेमिमा, शेफाली हैं, तो हमें मिडल ऑर्डर्स में ऐसे प्लेयर चाहिए जो सिर्फ बैटिंग ना करे या ऐसे बॉलिंग ना करे, उनको एक ऑलराउंडर चाहिए। उन्होंने देखिए इसलिए 3 ऑलराउंडर इस बार इनके पास। वो आपको बैटिंग से भी एक्सप्लोसिव फायर पावर से रन बना के दे सकते हैं, वो आपको बॉलिंग में भी जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको विकेट भी देंगी, क्योंकि आपके पास एक इंडियन ऑलराउंडर से आपका स्नेह राणा है, आपने उनका नया एडिशन किया है। तो आप चाहेंगे कि आपको एक ऐसा प्लेयर मिले जो आपके लिए रन बना सके। साथ में जहां तक मुझे याद है शायद लॉरा वुल्फार्ट, लॉरा वुल्फार्ट है। तो आपने देखिए बैटिंग में, ओपनिंग में भी आप एक चैंपियन प्लेयर को लेके आएंगे। क्योंकि देखिए, अगर पिछले 10 सालों में वुमेन्स क्रिकेट में किसी 2 प्लेयर का डोमिनेशन रहा है बैटिंग से, एक है स्मृति मांदना और दूसरी है लॉरा वुल्फार्ट। दोनों रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाई जा रही है,
और लॉरा वुल्फार्ड ने इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को बहुत बढ़िया लीड किया है, फाइनल तक लेके गई, खुद बैटिंग से रन बनाए। तो आपको जो मैक लेनी का एक्सपीरियंस आपको ऊपर खल सकता था अपने एब्सेंस से, तो लॉरा वुल्फार्ड उस जगह को भरते हुए जरूर देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लॉरा वुल्फार्ड जो है टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करती है, और समझ जाइए कि एक छोर से शेफाली वर्मा और दूसरी छोर से इन फॉर्म लॉरा वुल्फार्ड, तो दोनों का ये कॉम्बिनेशन तो कमाल का है ही है। लेकिन आप फिर देखेंगे कि वन डाउन उसमें जेमिमा खेलती हुई दिखेंगी। उसके बाद आप देखेंगे जो ऑलराउंडर का एक पूरा का पूरा पैकेज है दिल्ली कैपिटल्स के पास, ये तय करना उनके लिए काफी मुश्किल होगा कि किन 4 खिलाड़ियों को खिलाएं, क्योंकि ऑप्शन कई है उनके पास। देखेंगे तो लॉरा की बात चल रही थी, वो भी खेलेंगी, कैप के बिना खेल ही नहीं सकते हैं आप। इसके अलावा आप सेनेल हेनरी पर भरोसा जता सकते हैं, जिस तरीके से वो विस्फोटक बल्लेबाजी करती हैं। इसके अलावा भी ऑप्शन तो हैं कहीं उनके पास, लेकिन भारतीय ऑलराउंडर की जो बात चल रही थी, स्नेह राणा जिस तरीके से टीम में जुटी है, और स्नेह राणा ये भी मत भूलिए कि स्नेह राणा भी फॉर्म में है, लगातार विकेट निकाल रही है और बल्लेबाजी पे भी अब काफी काम कर चुकी है स्नेह राणा। आप देखे होंगे वर्ल्ड कप में या उससे पहले जिस तरीके से रिप्लेसमेंट के तौर पर आरसीबी में आई थी और जिस तरीके से उन्होंने प्रभावित किया, तो स्नेह राणा का भी गेम बदल गया है। बल्लेबाजी में भी अगर नीचे से उनको 5-10 गेंद मिल जाए तो वो 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बना के जाती हैं। जी देखिए, उन्होंने वर्ल्ड कप में यही किया, जो मिडिल ऑर्डर था इंडिया का वर्ल्ड कप में, उसमें दीप्ति, अमनजोत और स्नेह राणा, उन्होंने बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूट किया थी। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीती। अब स्नेह राणा को देखिए, जैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसके बाद जो अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज थी, वहाँ पे आप देखिए उन्होंने पावर प्ले में यूज़ करना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए दिल्ली के पास एक पावर प्ले का गेंदबाज तो है मैदान कैप, और लेकिन साथ में आपको एक ऐसा चाहिए जो सामने से प्रेशर बना के रखे। और स्नेह राणा ये T20 सीरीज जो हुई साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें वो बखूबी करते हुए दिखी है। तो दिल्ली ने देखी जो ऑलराउंडर्स की टीम इस बार सजाई है वो बहुत बढ़िया है। आप यूज कर सकते हैं विकेट कीपर के तौर पे तानिया भाटिया, बिल्कुल उनका सीजन, वो एक्सपीरियंस प्लेयर रही, इंडिया के लिए पहले खेलती थी, अब शायद उनको मौका नहीं मिलता। लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो वुमेन सीनियर T20 ट्रॉफी चल रही थी 25 में अभी, वहाँ भी उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया था। तो आपने एक विकेट कीपर के तौर पे भी तानिया को रख रखा है। साथ में आपने अगर बॉलर्स में देखा जाए तो आपके पास श्री चरनी है, उन्होंने स्पिनर के तौर पे बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। क्योंकि देखिए ऑलराउंडर्स जो आपके हैं विदेशी, वो फास्ट बॉलर की भूमिका आपके लिए निभा सकते हैं, लेकिन स्पिनर के तौर पे जो स्नेह राणा और श्री चरनी है, वो मिडल ओवर्स में दिल्ली के लिए बहुत बढ़िया काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो दिल्ली की जो टीम है पूरी की पूरी एकदम परफेक्ट टीम है। और फिर इस बार फिर मतलब WPL 2026 में भी आप दिल्ली कैपिटल्स को बिल्कुल भी पीछे नहीं रख सकते, बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकते। तो दिल्ली कैपिटल्स इस बार फिर दावेदार लग रही है WPL 2026 में। जो काम अब तक नहीं हो पाया, एक कदम जो टीम पीछे रह जाती थी, शायद इस बार नए कप्तान के को लेकर टीम चाहेगी कि वो जो कोर कसर रह जाती थी उसको कहीं ना कहीं उससे पार पाए और टीम दिल्ली कैपिटल्स WPL का खिताब उठाए। आगे बढ़ते हैं दूसरी टीम की ओर। दूसरी टीम है गुजरात जायंट्स। IPL में गुजरात टाइटंस है और WPL में गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट्स बेस्ट टीम रही है, ठीक है, परफॉर्म करती है, लेकिन लीग मैचों में हम देखते नहीं है, नॉकआउट मैचों में जाते हुए, अब मतलब गई ही नहीं है तो देखेंगे क्या, चाहे यूपी वॉरियर्स हो चाहे गुजरात जायंट्स। इन दोनों टीमों में क्या कमी आपको क्या दिखती है? हालांकि इस बार अलग टीम है, अलग कप्तान भी है, इस बार तो एस्ले गार्डनर कप्तानी कर रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस बार अच्छी टीम है गुजरात जायंट्स? देखिए अच्छी टीम हिसाब से बनाई। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि प्लेऑफ में जाते हुए ज़्यादा दिखते नहीं, पहले 2 सीजन बिल्कुल नहीं गए, पिछली बार प्लेऑफ में पहुंचे तो वहाँ मुंबई इंडियंस ने इनको एलिमिनेटर में बाहर कर दिया। तो मतलब जो इनका जो पिछले साल का प्रदर्शन था वही सबसे बढ़िया प्रदर्शन अब तक का रहा है, क्योंकि बाकी 2 में तो ग्रुप स्टेज के बाहर ही हो जाते थे। तो यहाँ उन्होंने देखिए ऑप्शन से पहले इन्होंने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया, एक है बेथ मूनी, एक है एशली गार्डनर। तो मतलब उनको इंडियन प्लेयर्स पर उतना भरोसा नहीं रहा, उन्होंने विदेशी प्लेयर्स पे दाव आजमाया और सही भी आजमाया, क्योंकि देखिए दोनों ने वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और इंडिया में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती आई हैं। उसके बाद इन्होंने इस बार ऑक्शन में दाव लगाया सोफी डिवाइन को, 2 करोड़ उनके लिए खरीदा है। तो उनको मतलब उनको अपना जो टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना था उसके लिए उन्होंने सोफी डिवाइन का साथ लिया है। साथ में उन्होंने अपना जो विकेट कीपिंग के लिए उन्होंने 2 बहुत बढ़िया प्लेयर लिए, एक इंग्लैंड की डैनी वाइट है, आपने साथ में मुंबई इंडियंस से ले लिया यस्तिका भाटिया को, तो मुंबई इंडियंस से पहले खेलती थी यस्तिका भाटिया, तो आपने अब उनको एक इंडियन ऑप्शन भी रख लिया। अगर आप डैनी वाइट को ना खिलाना चाहे तो अब यस्तिका भाटिया को विकेट कीपर के तौर पर रख सकते हो और उसके बदले कोई एक एक्स्ट्रा ओवरसीज प्लेयर भी खिला सकते हो। तो मतलब अपने ओवरसीज का जो पैक है वो बहुत बढ़िया इस बार गुजरात टाइटंस। हाँ, जॉर्जिया वेरम भी है उनके पास, तो काफ़ी विकल्प हैं ओवरसीज में, और डैनी वाइट को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप जॉर्जिया वेरम और डैनी वाइट दोनों को रख सकते हैं इवन। उसके अलावा आप बात कर रहे थे विकेट कीपर की, विकेट कीपर यस्तिका भाटिया टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करती है, हालांकि मुंबई इंडियंस के लिए कुछ खास नहीं कर सकी है, लेकिन उम्मीद है कि नई फ्रेंचाइजी में जब आई है, नई टीम में आई है,
तो कुछ नया काम भी करेंगी, ऐसी ऐसी उम्मीद है फैंस को। देखिए कप्तान है एशले गार्डनर, और एशले गार्डनर इस टीम के लिए सबसे प्रमुख खिलाड़ी भी है। बल्ले से हो या गेंद से हो, दोनों ही विभाग में परफेक्ट है एशले गार्डनर। देखिए एशले गार्डनर तो वर्ल्ड कप में भी यहाँ बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था, खासकर इंदौर में जब मैच होते तो 100 मार के ही जाती थी, और इंडिया में खेलना उनको पसंद है। उनका इंडिया के खिलाफ भी रिकॉर्ड बढ़िया है और वर्ल्ड कप में बाकी टीमों के खिलाफ भी उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। और गुजरात टाइटंस ने जो पिछले 2-3 साल में प्रदर्शन हुआ उसमें एशले गार्डनर का बड़ा हाथ रहा है कि वो कुछ मैचेस जो हैं वो जीत पाए, वरना गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन और गुजरात जायंट्स का प्रदर्शन बहुत खराब भी हो सकता था। और उन्होंने इस बार सही किया कि पहले बेथ मूनी कैप्टन थी, लेकिन उस टाइम अच्छा प्रदर्शन उतना नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा इस बार कैप्टन चेंज कर देते हैं, और उन्होंने साथ देने के लिए बाहर से भी प्लेयर लेके आए हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि देखिए गुजरात ने जो 2 प्लेयर लिए हैं, एक तो बेथ मूनी है साथ में, और डैनी वाइट पिछले साल सबसे ज़्यादा 2 टॉप स्कोरर थी T20 में रन बनाने वाली, वो यही दोनों हैं, बेथ मूनी और डैनी वाइट। डैनी वाइट टॉप पे थी, बेथ मूनी सेकंड पे थी। और बेथ मूनी तो इस बार BBL जो WBBL हुआ है वहाँ भी 550 से ज़्यादा रन बना के आ रही है, मतलब बढ़िया फॉर्म में चल रही है। इवन आप सोफी डिवाइन को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो भी फॉर्म में चल रही है। वर्ल्ड कप हमें याद ही है, अभी हाल में जो ODI वर्ल्ड कप खेला गया था और इंडिया में ही खेला गया था, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इंडियन कंडीशन में खेलना भलीभांति सोफी डिवाइन भी जानती है, लेकिन बहुत सारी विदेशी खिलाड़ी हैं गुजरात जायंट्स में। लेकिन इंडियन खिलाड़ी को आप जब देखते हैं तो ज़्यादा बड़े खिलाड़ी, जिस तरीके से RCB में एक बड़ा चेहरा है स्मृति मंदाना, मुंबई इंडियंस में देखें तो हरमनप्रीत कौर है, उधर यूपी में देखें तो दीप्ति शर्मा है, उस तरीके की कोई खिलाड़ी आप नहीं देख रहे हैं गुजरात जायंट्स में। बहुत हद तक ये टीम लग रही है कि कोई विदेशी टीम हो, हालांकि रेणुका सिंह ठाकुर जैसे गेंदबाज है इनके पास, लेकिन फिर भी क्या ये एक चीज है जिसकी कमी खलेगी गुजरात जायंट्स को? लेकिन इनका मिडल ऑर्डर बहुत कमजोर है। अगर आप टॉप में ही बेथ मूनी, एशले गार्डनर, सोफी डिवाइन आ जाती हैं, अगर वो फ्लॉप हुई तो आपके पास नीचे कौन है? तो यस्तिका रन बना सकती है, कनिका हो जो पहले RCB में खेलती थी, आपने उनको लिया है। आपने देखिए अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग की है, आपने तितास साधु को लिया, आपने रेणुका ठाकुर को लिया है, और आपने राजेश्वरी गायकवाड़ को भी लिया है। तनुजा कन्वर भी है। मतलब आपने बॉलिंग स्ट्रॉन्ग कर ली इंडियन कोर के साथ, आपने बैटिंग स्ट्रॉन्ग कर ली है विदेशी कोर के साथ, लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर है वहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उसके पास जो है बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं उनके पास। हाँ, और देखिए गेंदबाजी में राजेश्वरी गायकवाड़ भी है, जो WPL में एक सीजन हमें याद आता है जहां वो अच्छा प्रदर्शन करके गई थी। तो उम्मीद है यही कि गुजरात जायंट्स के लिए इस सीजन भी राजेश्वरी गायकवाड़ कुछ खास करे। तो टीम तो ठीक है, 4 विदेशी खिलाड़ी भी एकदम एक से बढ़कर एक है। आप देखते ही हैं वुमेन्स क्रिकेट में हम लोग यही देखते हैं कि जो ऑलराउंडर जो खिलाड़ी होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन देके जाती है, चाहे बल्ले से हो चाहे गेंद से हो। और सभी टीमों में मतलब 5 की 5 टीमें हैं, कम से कम 2 ऑलराउंडर तो हैं ही ओवरसीज उस तरीके की जो बहुत अच्छा खेल दिखा सके। देखिए आपने 3 तो इनके फिक्स है कि डिवाइन, गार्डनर और मूनी तो खेलेंगी। अब अगर आपको कोई चौथा खिलाड़ी चाहिए, आप तो यस्तिका को खिला सकते हैं, उसकी जगह कोई चौथा रख सकते हैं, आपको डैनी वाइट की जरूरत ना पड़े, और जॉर्जिया वेरियम के ओर जा सकते हैं, वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर चुकी हैं। आप टिम गार्थ की ओर जा सकते हैं, वही फास्ट बॉलिंग में आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे, बहुत बढ़िया स्पीड से बॉलिंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो यहाँ भी आपको जैसे इंडिया के ही सिर्फ सीमर्स हैं आपके पास, अगर आपको 3 बैटर ऊपर ले लिए तो आप टिम गार्थ के साथ भी जा सकते हैं। देखिए खिलाड़ी तो कई हैं गुजरात जायंट्स के पास, लेकिन जो 2 रिटेन्ड प्लेयर थे बेथ मूनी और एशले गार्डनर, उन्हीं दोनों पर काफ़ी हद तक ये टीम डिपेंडेंट लग रही है। और आप देखेंगे कि इस सीजन अगर ये दोनों की दोनों खिलाड़ी रंग में दिखती है तो गुजरात जायंट्स की टीम भी रंग में दिखेगी, और इस बार WPL में ये टीम भी आपको हो सकता है कि फाइनल में जाती हुई भी दिख जाए। हालांकि हम जो भी टीम की बात चल रही है हर टीम को लेकर कह रहे हैं फाइनल में जाएगी, ये तो वक्त बताएगा कौन सी टीम जाएगी। गुजरात जायंट्स से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। चैंपियन टीम है नो डाउट, WPL हो चाहे IPL हो चाहे दुनिया का कोई भी लीग हो। मुंबई इंडियंस से जुड़ी हुई जो भी फ्रेंचाइजी है कमाल करती है। मुंबई इंडियंस 3 में से 2 एडिशन तो वो जीत ही चुके हैं, और एक में लगभग नॉकआउट में हम लोग RCB से हार के बाहर हुए थे। मतलब मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन बहुत कंसिस्टेंट रहा, उन्होंने इस सीजन सबसे स्टेबल टीम आपको यही लगी। बिल्कुल आप देखेंगे उसमें तो जो कोर टीम रहती है मुंबई इंडियंस की WPL में ही वो टीम बनाने में सफल रही है मुंबई इंडियंस। और अमेलिया केर जो नहीं रही ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया था उन्हें, लेकिन फिर बाद में अमेलिया केर को भी वो लोग ले गए ऑक्शन में। तो पूरी की पूरी जो उनकी टीम थी, जो स्क्वाड पहले दिखती थी, वही टीम आपको फिर से दिखने वाली है, जिसमें कप्तान हरमनप्रीत कौर है और हाल ही में वर्ल्ड कप जिता के आ रही हैं। तो एक बड़ा नाम उनके साथ वैसे ही जुड़ गया है, और WPL में तो ऑब्वियसली वो बहुत सक्सेसफुल कैप्टन रही है और
कैप्टेंसी से ही नहीं, हम लोग देखते हैं कि बल्ले से भी जब भी जरूरत पड़ता है हरमन खड़ी रहती हैं। देखिए इन्होंने कोर प्लेयर जो बहुत बढ़िया रिटेन किए, उन्होंने हरमनप्रीत है, उसके बाद उन्होंने नेट सेवर ब्रांड को रिलीज किया, उनको हरमनप्रीत से ज्यादा पैसे मिले क्योंकि एक तरीके से ऑलराउंडर है और टीम को उनकी मेहनत का पता है, इसलिए हरमनप्रीत से ज्यादा पैसे आपने उनको दिए। आपने हेली मैथ्यूज को भी रिटेन किया है, आपके पास शबनम इस्माइल भी हैं, तो मतलब आपके पास ऐसे प्लेयर जो अपने दम पे मैच जिता सकते हैं, बहुत सारे प्लेयर। और आपने जितना ऑक्शन में पर्स लेके गए तो उसका आधा तो आपने एमिलिया कर्ज पे ही खर्च कर दिया। मतलब आपकी टीम में तो वो पहले से थी, लेकिन आप उनके पीछे वापस गए, 3 करोड़ से ज्यादा पैसे दिए, मतलब आपने इनको मजबूत कर दिया। आपके पास एक प्रॉब्लम मेरे को लग रही कि आपको हेली मैथ्यूज का एक ओपनिंग पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, कि पहले आपके साथ यस्तिका और हेली मैथ्यूज ओपनिंग करती थी, लेकिन अब आप उसकी जगह क्या ला सकते हैं। आपने देखिए 17 साल की हैं कामिलिनी, तमिलनाडु की बैटर है, बहुत बढ़िया बैटिंग करती हैं। आपके अब यही ऑप्शन बचा है कि आप उनको ओपनिंग हेली मैथ्यूज के साथ कराएं, क्योंकि देखिए वो अंडर 19 में भी उनका अच्छा प्रदर्शन रहा, तो उन्होंने अच्छे रन बनाए थे, इसी वजह से आपने उनको टीम में रखा हुआ देखिए था। मुंबई इंडियंस के साथ ये दिक्कत रही है, आईपीएल में भी देखें तो ईशान किशन को छोड़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि ओपनिंग कौन करेगा टीम के लिए, लेकिन वहाँ पर रियान रिकल्टन आते हैं, बहुत खास प्रदर्शन तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर मिल ही जाता है ओपनर एक। वही हाल है WPL में भी। देखिए शॉकिंग बस एक चीज ये रही जो हम लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने नेडाइन डी क्लर्क जो वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था ऑलराउंडर के तौर पे, हमने देखा होगा साउथ अफ्रीका के चार्ली टायरॉन के साथ इन्होंने बहुत बढ़िया रन बनाए थे, आपने उनको रिलीज कर दिया। ये बहुत बड़ी शॉकिंग बात थी क्योंकि वो बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे। लेकिन आप 4 ही ओवरसीज प्लेयर्स को खिला सकते हैं, देखिए WPL हो या IPL हो, तो 4 जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो तो फिक्स हैं मुंबई इंडियंस के लिए। एक तो नताली ब्रंट है ओब्वियसली, उसके बाद आप देखेंगे हिली मैथ्यूज को देखेंगे उसमें, उसके बाद आप अमेलिया केर को देखेंगे, और सबनिम इस्माइल जो गेंदबाजी करती हैं। गेंदबाज सबनिम इस्माइल को ही आप देखेंगे कि उनके रिप्लेसमेंट पे कोई और आ जाए, कोई दूसरा ओवरसीज प्लेयर आ जाए, लेकिन इन तीनों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है देखिए टीम में। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये तीनों तो कंफर्म खेलेंगे। उन्होंने देखिए ऑस्ट्रेलिया से निकोला कैरी को मंगवाया है, वो बैटिंग भी करती हैं, वो बॉलिंग भी करती हैं, वो एक ऑलराउंडर के तौर पर भी आपको एक कवर दे सकती हैं। आपने इलिंगवर्थ को भी बनाया है, उनको तो ऑस्ट्रेलिया का जेफ थॉमसन कहते थे, पिछले 3 सीजन में WBBL में 18 विकेट ले चुकी हैं, तो अगर आपको शबनम इस्माइल की कभी उनको भी खिलाना, वो 20 साल की हैं मेरे हिसाब से, तो आप उनको भी खिला सकते हैं कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स पे देखिए डाउट तो रह नहीं सकता, वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इंडिया की बात करें तो आपके पास संस्कृति गुप्ता है, आपके पास शाकिर अशाक है जो बहुत बढ़िया लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो मुंबई इंडियंस में ऐसी कोई खास कमी नहीं दिख रही, सिर्फ ओपनिंग जो कॉम्बिनेशन है उनका हेली मैथ्यूज के साथ आप कितना भरोसा दिखा सकते हैं कामिलिनी पे, यही देखने वाली बात। बिल्कुल साइका इसाक की बात कर रहे थे, मुंबई इंडियंस के लिए खेल रही है पिछले कई सीजन से और अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसके अलावा एक और प्लेयर है अमनजोत कौर। अमनजोत कौर भी चैंपियन खिलाड़ी है, देखिए चाहे इंडियन टीम की बात कर लें आप या फिर WPL में बात कर लें, और अब तो अमनजोत के पास एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो उस एक्सपीरियंस का फायदा कहीं ना कहीं इस सीजन WPL में मुंबई इंडियंस को जरूर होगा। देखिए इंडिया में जब वो खेलती थी तो हरमनप्रीत की 2 ही लोग बॉलिंग भरोसेमंद ज़्यादा जताती थी, एक तो दीप्ति शर्मा थी, एक है अमनजोत कौर। अमनजोत कौर ने बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाया खासकर वर्ल्ड कप में, तो ऊपर से वो बॉलिंग भी बहुत बढ़िया करती है। आप देखिए जब भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने रन बनाए। आपको शायद एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच याद होगा जहाँ हम लोग ज़रूर हारे क्योंकि एलिजा पेरी ने बहुत बढ़िया रन बनाए थे, लेकिन उस मैच में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दबाव में जिसको डालते हुए देखिए वो थी अमनजोत कौर। उन्होंने आखिरी ओवर तक भारत के लिए वो मैच खींचा था। तो अगर इस बड़े प्रेशर सिचुएशन में आप इतनी अच्छी बॉलिंग कर सकती हैं तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। ऊपर से आप तो अमनजोत कौर वर्ल्ड कप विनर भी हैं, बिल्कुल, तो जो कॉन्फिडेंस आप लेके जाएंगे मुंबई इंडियंस के लिए जो खुद एक चैंपियन टीम है, तो वो टीम को बहुत फायदा पहुंचाएगा। हाँ देखिए ओवरसीज स्टार्स पे तो भरोसा करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जिन टीमों में इंडियन स्टार्स हैं जो बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे हरमनप्रीत कौर है, चाहे अमनजोत कौर भी, अब आप उनका भी नाम ले सकते हैं, तो उन टीमों के पास आप कहिए कि एक तरीके से बोनस है, उन टीमों के पास और बेहतर करने का ऑप्शन है, उनके पास दरवाजे खुले हैं कि वो और अच्छा करें, क्योंकि जब ये कॉम्बिनेशन हो जाए कि हाँ फॉरेनर भी बहुत तगड़े हैं और इंडियन प्लेयर भी 1-2 उस टीम में तो जरूर ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी प्रेशर सिचुएशन में मैच पलट सकते हैं। तो देखिए मुंबई इंडियंस के लिए प्रेशर कभी आपके ऊपर देखा होगा लोकल प्लेयर्स पे पड़ा ही नहीं, क्योंकि जो उनके चैंपियन प्लेयर हैं वो काम करके ही जाते थे, तो इसी का नतीजा कि 2 ट्रॉफी इनके पास है। तो मुंबई इंडियंस अगर इस बार भी ट्रॉफी जीते तो कोई हैरत नहीं होगी कि मुंबई इंडियंस कैसे जीत गई, क्योंकि वो जो शुरुआत के 5-6 प्लेयर हैं वो आपको कोई हर टीम चाहेगी, जो बाकी 4 WPL टीम है कि हमारे लिए खेले, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बढ़िया बात है कि वो उनके साथ जुड़े हों। हाँ, वन ऑफ द बेस्ट इसमें अगर आप देखेंगे मुंबई इंडियंस की टीम में तो नताली ब्रंट है, नो डाउट वो किसी भी दिन चलती ही चलती है। उनको भली बात ही पता है कि इंडियन कंडीशन में खासकर जो ये मुकाबले होंगे DY पाटिल में होंगे या फिर बड़ोदरा में होंगे, तो वहाँ पे कैसे खेल दिखाना है।
तो वो एक बहुत अच्छी खिलाड़ी है मुंबई इंडियंस के लिए। साथ ही साथ हेली मैथ्यूज जो जब चलती है, जिस दिन उनका दिन होता है तो वो अकेले मैच जिता के चले जाते हैं। फिर किसी बैट्समैन का तो काम नहीं पड़ता, अगर वो बल्लेबाजी से चल जाती है या फिर गेंदबाजी से भी चलती है। गेंदबाजी तो ज़्यादातर अब करती नहीं है, लेकिन गेंद से भी वो विकेट निकालने के लिए जानी जाती है। तो हीली मैथ्यूज और नताली ब्रंट ये दो ऐसी खिलाड़ी हैं जो काफ़ी बेस्ट खिलाड़ी है मुंबई इंडियंस के लिए, आप कह सकते हैं। इसके अलावा मेलिया केर अभी हाल के दिनों में उतने रंग में नहीं दिखी है। हालांकि वो T20 वर्ल्ड कप में हमें याद आता है, जो हालिया T20 वर्ल्ड कप है उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी फीकी रही है मैदान पे। उम्मीद करते हैं कि मुंबई इंडियंस के लिए सीजन और बेहतर करे। देखिए एमिलिया केंट का इस बार का वर्ल्ड कप बढ़िया नहीं गया था, लेकिन मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो सब के सब ऑलराउंडर हैं। अगर वो कोई एक डिपार्टमेंट में फेल होंगे तो अब ये मान के चलिए कि दूसरे डिपार्टमेंट में अब तक बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन करेंगे, और तीनों बहुत बढ़िया फील्डर भी हैं। तो आपको एक ओवरऑल जो पैकेज चाहिए होता है वो मुंबई इंडियंस के पास है। बिल्कुल, मुंबई इंडियंस के पास ओवरऑल पैकेज है, और यही कारण है कि मुंबई इंडियंस जो है WPL की सबसे सफल टीम भी है। और इस बार भी आप मुंबई इंडियंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अब तक जिन 3 टीमों की बात हुई है, तीनों एक से बढ़कर एक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बारे में, RCB के बारे में। यानी कि RCB के लिए पिछला सीजन उतना सही नहीं रहा। देखिए RCB के लिए आप मान के चलिए, जो उन्होंने टूर्नामेंट जीता 24 में, उसके बाकी 2 सीजन उनके बिल्कुल ही एवरेज गए। दोनों में वो क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं, और एक में टूर्नामेंट जीती है। जो पिछला सीजन था, शुरुआत के 2 मैच, एक में गुजरात को हराया, एक में दिल्ली को हराया, उसके बाद लगातार 5 अगले मैच हारे, वो भी अपने घर में हारे। तो मतलब जिस तरीके से उन्होंने 24 में चैंपियन होकर 25 में शुरुआत की थी, 2 मैच जीत के, तो सबको यही लगा था इस बार भी ट्रॉफी ये ले जा रहे हैं। लेकिन अचानक से वो रेल पट्टी से उतरी, और पहला सीजन भी कुछ वैसा ही था जी उनके लिए। देखिए टूर्नामेंट जीतने के अलावा जो सीजन था उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ खास किया नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं और अभी भी हैं। तो सबको यही यकीन है कि इनकी जो स्टार पावर है वो उनको इस बार शायद ट्रॉफी जिता दे। लेकिन सबसे बड़ी इस बार कमी खलेगी एलिस पेरी की, जो इस टूर्नामेंट में इनके लिए पार्ट नहीं ले रही। उनके लिए सबसे सेकंड थर्ड हाईएस्ट स्कोरर है, उनके लिए विकेट इतनी ले चुकी। पिछला सीजन जो उनका सबसे खराब था, वहाँ सबसे ज्यादा रन एलिस पेरी ने ही बनाए थे। तो इस बार इसकी कमी कैसे वो पूरी करेंगे ये देखने वाला है। बिल्कुल, एलिस पेरी अगर नहीं है टीम में तो ये RCB के लिए बहुत बड़ा झटका है कहीं ना कहीं। लेकिन और भी खिलाड़ी हैं, खासकर स्मृति मंदाना एज अ कैप्टन हम लोग देख ही चुके हैं, एक बार टीम को चैंपियन बना चुकी है। इस बार कई निजी कारण भी रहे हैं जिसके चलते अब देखना होगा वो किस तरीके से फील्ड पे परफॉर्म करती है। हालांकि हालिया श्रीलंका के खिलाफ T20I सीरीज में ठीक ठाक दिखी हैं, बल्ले से रन भी उनके निकले हैं। लेकिन अब देखना है कि एज अ कैप्टन और फिर से RCB को लीड करती हुई वो किस तरीके से दिखती है। खैर ये बातें तो हैं ही हैं, लेकिन उनकी टीम पर नज़र डाल लेते हैं, जहां जॉर्जिया वॉल है, एलिस पेरी तो नहीं है, लेकिन नदीन डी क्लर्क भी आई है टीम में, जो कि वर्ल्ड कप में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से फिनिश करती है। एक मैच आपको याद ही होगा कि भारत से वो कैसे छीन के ले गई, तो कुछ वैसी पारी की उम्मीद होगी RCB से खेलते हुए भी। तो नदीन डी क्लर्क हैं, उसके अलावा ओवरसीज़ में बात करते हैं, जॉर्जिया वॉल हैं और ग्रेस हैरिस हैं। फिर तो आप देखिए अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, कई हैं जो RCB को बॉलिंग में ऑप्शन दे सकते हैं। स्मृति के साथ अगर आपको कोई ओपनिंग कॉम्बिनेशन देते हैं तो जॉर्जिया वॉल आ गई हैं, आप उनके साथ ओपनिंग कर सकते हैं। बीच में आपके उसके अलावा लॉरेन बेल भी है गेंदबाजी में। हाँ, तो ये देखिए इनका जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, आप कहिए कि 5 टीमों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई बॉलिंग दिख रही है तो आप RCB की मान के चलिए, क्योंकि आपके पास जो गेंदबाज हैं लॉरेन बेल भी हैं, तो आपके पास आपने ग्रेस हैरिस आपके पास ऑलराउंडर बॉलिंग कर सकते हैं, नडाइन डी क्लर्क आपके लिए बॉलिंग कर सकती हैं। तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत है। आपके पास विकेट कीपर के तौर पर ऋचा घोष भी है, वो भी अच्छा कर सकती है। बस प्रॉब्लम ये है कि स्पिन अटैक में श्रीलंका पाटिल हैं, लेकिन वो थोड़ा चोटिल रहती हैं। वो आपको किस तरीके से कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपने जो आशा शोभना थी पहले आपकी टीम में थी, अब वो जा चुकी हैं यूपी वॉरियर्स। हाँ, लेकिन इसके क्या करते हैं श्रीलंका के साथ। हाँ, इसके अलावा राधा यादव भी जुड़ गई हैं। राधा यादव बल्ले से भी कंट्रीब्यूट करती हैं, तो राधा यादव के आने से देखना होगा कि टीम इस बार जो पिछले सीजन जो कुछ नहीं कर पाई, क्या इस सीजन बेहतर करती है कि नहीं। और आप देखेंगे तो ओवरसीज में ठीक है, एलिस पेरी नहीं है, लेकिन आप वहां पे देखेंगे तो है ग्रेस हैरिस है जो बल्ले से रन बना के देंगी आपको। नदीन डी क्लर्क है जो नीचे आके अगर फिनिशिंग की जरूरत पड़े तो वहां पे वो खड़ी रहेंगी। ठीक है, ऋचा घोष को एक फिनिशर के साथी की जरूरत थी। पिछले साल उनके साथ एलिस पेरी ये काम कर देती थी, लेकिन अगर आप तो इस बार आप 2 धाकड़ लोगों को लिखे हैं, तो ऋचा घोष ने, ग्रेस हैरिस और नडाइन डी क्लर्क, ये तीनों 4, 5, 6 पे RCB को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। जो पिछले 1-2 सीजन में जिसमें चैंपियन भी बनी थी, वहाँ भी उस बात की कमी थी, लेकिन वहाँ बाकी टीमों
प्लेयर्स ने अपने प्रदर्शन से उस बात को ढक लिया था। लेकिन अब ये तीनों आपकी आ गए हैं तो आरसीबी की जो बैटिंग है वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये चौथा सीजन है WPL का, तो एक सीजन आरसीबी नहीं चलती है तो दूसरे सीजन चलती है, तो शायद ये वो सीजन हो जहां आरसीबी चले। फैंस तो देखिए यही चाहते हैं क्योंकि अब तो सब कर्ज टूट चुका है, मेंस पे भी जीत चुके हैं, वुमेन्स पे भी जीत चुके हैं। लेकिन फैंस को बस इस बात का डाउट है कि क्या आप एलिस पेरी के बिना ट्रॉफी जीत सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा संशय यही है कि अगर एलिस पेरी टीम में होती तो सब आपको मुंबई के साथ सबसे बड़ा दावेदार मान के चलते, जो कि अभी भी आप हैं, लेकिन आपको उसकी जो प्रोबेबिलिटी है विन की आप थोड़ी कम हो गई है। बिल्कुल कम हो गया है, क्योंकि एलिस पेरी नो डाउट आप गेंदबाजी करवा लें उनसे, बल्लेबाजी करवा लें, फील्डिंग करवा लें, हर डिपार्टमेंट में बहुत बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, बहुत तगड़ी खिलाड़ी है। इवन क्रिकेट के अलावा वो फुटबॉल भी खेल चुकी हैं, कई और गेम भी खेल चुकी है, तो वो एथलीट तो बहुत अच्छी है। देखिए प्लेयर्स के अलावा इस बार आपको देखना होगा कोचिंग स्टाफ में, क्योंकि जो आपकी कोचिंग स्टाफ में फ़र्क आया है, आपके नए कोच बने रंगराजन, जो आप इंडियन ओरिजिन के हैं। इससे पहले आपके जो एक ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन के कोच थे, इस बार BBL में ड्यूटीज़ के चक्कर में और WBBL में इस बार पार्ट नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि ये देखना होगा प्लेयर्स के साथ साथ स्मृति जो टीम मैनेजमेंट जो चेंजेस है उनके साथ कैसा स्थापित कर पाती हैं अपने रिलेशन, और कैसे उसका असर कैसा टीम पे दिखता है वो भी सीजन में पता चलेगा। हाँ, कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी चीज़ है ही, कप्तान और टीम मैनेजमेंट के बीच, कप्तान और प्लेयर्स के बीच कैसे लेके चलती है ओवरऑल, मतलब प्लेयर्स जो हैं और टीम जो भी है उसको कप्तान कैसे लेके चलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पर इसका भी असर पड़ता ही पड़ता है। देखिए आरसीबी की टीम ठीक लग रही है, लेकिन वही चीज़ है कि एलिस पेरी के ना होने के कारण थोड़ी सी टीम आप कह सकते हैं कि बाकी की टीमों से थोड़ी सी एक कदम पीछे तो जरूर लग रही है। जी देखिए, अब उनकी कमी तो अब भर नहीं सकते, और देखिए उनके बारे में पहले ही बता दिया गया था कि ऑक्शन से पहले कि वो नहीं खेलेंगे, इसलिए आरसीबी मैनेजमेंट का यही कहना था कि हमारा ध्यान रहेगा किसी तरह अपनी बॉलिंग को सबसे मजबूत करे। उन्होंने जिस तरीके के ऑप्शन लिए आप देखिए उन्होंने एक तरीके से वो करके दिखाया है। अब आरसीबी प्लेयर्स एकजुट होकर किस तरीके से अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, अपने फैंस को खुशियाँ दे पाते कि नहीं, क्योंकि देखिए इस बार तो चिन्नास्वामी में कोई मैच भी नहीं है, आपके लिए सारे गेम ही अवे गेम हैं। और आरसीबी के लिए बारे में जाना जाता है कि वो अवे गेम ज़्यादा अच्छी खेलती, चाहे कोई भी टीम हो, मेंस है वुमेन। आरसीबी के लिए इस बार सुनहरा मौका है कि अपने जो है लोगों को गलत साबित करे जिन्होंने पिछली बार उनका मजाक उड़ाया था। और स्मृति के लिए भी देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अगर उनको अगला कप्तान देखा जा रहा है भारतीय टीम का, हारूनप्रीत की एज इस समय 36 हो चुकी है, तो अगर आप इस बार अच्छा टूर्नामेंट आपका जाए, बैटिंग से आप टीम को भी जिता ले जाए, तो आप भी अगले लाइन में आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी दावेदार तो बनी जाएंगी, और है भी, वो ऑब्वियसली है। हरमनप्रीत कौर के बाद अगर कप्तानी के लिए वुमेन्स क्रिकेट में, वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम में कोई है दावेदार तो वो ये स्मृति मंदाना ही है। स्मृति मंदाना की टीम इस बार WPL में कैसा करती है वो काफ़ी हद तक स्मृति मंदाना पर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि स्मृति मंदाना का बल्ला जब चलता है तो वो 50 रन को और बड़ा 50 में बदलती है। जैसे 50 रन को 60-70 रन में बना देती है, तेज तरह शुरुआत देती है टीम को, और कंसिस्टेंट है। ये सबसे बड़ी चीज़ है स्मृति मंदाना के साथ कि वो एक मैच में चलती है तो लगातार 3-4 मैच में चलती है और लगातार चलती है, इस बात की गारंटी देके जाती है। देखिए ये तो और भी अच्छी बात है। उन्होंने देखिए श्रीलंका की, अभी जो साउथ अफ्रीका की सीरीज और श्रीलंका की सीरीज हुई थी, उन्होंने खासकर श्रीलंका की सीरीज में उन्होंने शुरुआत के 2-3 मैचों में फॉर्म में नहीं थी, लेकिन आखिरी की 1-2 मैचों में अपने उन्होंने लय हासिल की है। और एक बार आपने बिल्कुल सही कहा, जब भी वो लय हासिल करती हैं तो उसको पूरे टूर्नामेंट में बरकरार रखती हैं। इस बार बस ये देखना होगा कि उनकी जो पुरानी पार्टनर थी सोफी डिवाइन, उनके साथ उनकी जो 2-3 सीजन गए थे वो बहुत बढ़िया गए थे। अब वो जॉर्जिया वॉल के साथ किस तरीके से पार्टनरशिप स्थापित करती हैं। वो देखिए जॉर्जिया वॉल भी अपनी ऑस्ट्रेलियन टीम में कंफर्म नहीं कि वो 11 में खेलती हैं, तो वहाँ लिचफील्ड आके ओपनिंग करती है, बैटमोनी ईली करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े मोराल के साथ वो भी आ रही हैं। अब उनके साथ किस तरीके की पार्टनरशिप स्टैब्लिश करेंगी, वही आके मिडिल ऑर्डर को मजबूती प्रदान। बिल्कुल, लेकिन ऐसा तो कंफर्म है कि जॉर्जिया वॉल जरूर खेलेंगी प्लेइंग 11 में, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन है नहीं आरसीबी के पास। ऑप्शन है 4 ओवरसीज में आप देखेंगे कि जॉर्जिया वॉल है, उसके अलावा नदीम डी क्लर्क को देखेंगे, उसके बाद ग्रेस हैरिस को देखेंगे और लॉरेन बेल को देखेंगे। ये 4 तो आपके यही 4 रहेंगे। हाँ, इसके अलावा आप इंडियन प्लेयर में, इंडियन कैप खिलाड़ियों में देखेंगे कि हाँ वहाँ पे आपको राधा यादव दिखेंगी, स्मृति मंदाना दिखेंगी, ऋचा घोष जो विकेट कीपर की भूमिका में दिखेंगी और फिनिशर भी काफ़ी तगड़ी हैं। उसके अलावा श्रेयंका पाटिल भी है उस प्लेइंग 11 में दिख सकती हैं। तो यही एक चीज देखने वाली होगी कि पूजा वस्कर को भी ये लोग ऑलराउंडर तौर पे लेके आए थे। पूजा वस्कर उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि वो 24 के बाद से कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली ही नहीं है। तो एक बढ़िया ऑलराउंडर है, आरसीबी ने अपने आप को मजबूती किया, एक्स्ट्रा ऑप्शन बैटिंग बॉलिंग में देखे, और फील्डिंग भी बहुत बढ़िया करती है, और हम लोगों को पता है कि पावर हिटिंग में भी बहुत अच्छी है। लेकिन अब वो यहाँ कैसे क्लिक करती है ये भी देखना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस 2 साल से रही नहीं है। हाँ, फील्ड पे क्रिकेट खेलना और मतलब
क्या बोलते हैं उसको, करंट गेम खेलना जी, और जी। नेट पे अभ्यास करना, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब पूजा वस्त्रकर हैं, क्या वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगी, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से रन बनाती हैं, बल्ले से कमाल का प्रदर्शन करती हैं। पूजा वस्त्रकर के अलावा आप वहाँ अरुंधति रेड्डी को भी जी। देखेंगे, वो भी काफ़ी एक अलग तरह का गेम लेके आती है और टीम के लिए हमेशा प्रोएक्टिव दिखती है मैदान पे। तो ये कुल मिलाकर कहीं ना कहीं खिलाड़ी हैं आरसीबी के लिए, और आरसीबी के लिए देखिए तय है। ओवरसीज प्लेयर तो अब जाके तय ही है, क्योंकि एलिस पेरी जो है आपके पास वैसे ही नहीं है, तो आप जाएंगे किन के पास, जी। ऑप्शन ज़्यादा है नहीं आपके लिए। तो इस बार रोल बढ़ जाता है इंडियन प्लेयर्स का, क्योंकि आपके ओवरसीज तो वो 4 रहेंगे, इसके अलावा आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है, या पूजा, राधा और बाकी सब लोग किस तरीके से, अरुंधति, क्योंकि न्यू बॉल के लिए उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस अपने पास रख लिए हैं। हाँ, अरुंधति गेंदबाजी भी नई बॉल से अच्छी कर सकती है, पूजा भी नई बॉल से अच्छी कर रेणुका अब सकती है, रही नहीं, रेणुका रही नहीं, तो इन दोनों पे भी बहुत दारोमदार रहेगा, क्योंकि अगर आपके सारे ओवरसीज प्लेयर ऑलराउंडर होंगे, बैटर होंगे, तो इंडियन की बॉलिंग जो होगी इनकी आरसीबी की, वो पूरे इंडियन कोर पे ही डिपेंडेंट रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आरसीबी की बात हुई, अब बात करते हैं यूपी वॉरियर्स की, जो टीम अब तक कभी फाइनल में भी नहीं गई है जी। और जीती नहीं है, लेकिन इस बार सेटअप चेंज करके आ रही है, इस बार अलग टीम बना के आ रही है। जी। तो उम्मीद है कि यूपी वॉरियर्स इस बार चैंपियन बन जाए। आखिरी टीम है, आखिरी टीम को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। हर टीम के बारे में हमने कहा कि ये टीम चैंपियन बन जाए, लेकिन यूपी वॉरियर्स का बनता है एक बार। देखिए, दीप्ति ने भी इस बार अभी स्टार स्पोर्ट्स को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा था इस बार हम ही लोग चैंपियन बनेंगे। दीप्ति बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रही है। और देखिए, जब ऑक्शन में इस बार यूपी गई थी तो सबसे ज्यादा पर्स के साथ गई थी, 14.25 करोड़। आपने सब प्लेयर्स को रिलीज कर दिया, आपने हीली को रिलीज कर दिया, आपने खुद दीप्ति को भी रिलीज कर दिया, आपने एक्लेस्टन को भी रिलीज कर दिया, आप श्वेता शेरावत के साथ गए थे फिर। और हीली के पीछे ऑक्शन में गई भी नहीं टीम, ये चीज काफी शॉकिंग रही। इससे ये पता चलता है कि उनसे आगे बढ़ चुके। देखिए, हीली ने चाहे ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन वो यूपी यूपी के लिए आईपीएल में अच्छा, डब्ल्यूपीएल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं, इसलिए उनका भी यही कुछ सब्र तो एक बार टूटता ही है मैनेजमेंट का। बिल्कुल, एलिसा हीली नहीं है, तो ऐसे में मेग लेनिंग जो है वो कप्तानी करेंगी इस बार यूपी वॉरियर्स के लिए, और वहाँ उप कप्तान के रोल में शायद दीप्ति शर्मा को देखेंगे फिर से। हो सकता है शायद उन्हीं को अपॉइंट किया जाए, क्योंकि कल तो उन्होंने मैगलैनिंग को अपॉइंटमेंट किया, और दीप्ति होनी ही चाहिए, कि उन्होंने जिस तरीके से वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किया है और इतनी सीनियर मोस्ट प्लेयर है, अगर मैगलैनिंग और टीम में देखा जाए तो दीप्ति के पास ही सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है यूपी की। आप देखिए, मैगलैनिंग का आपके बिल्कुल कंपोस्ट हेड है आपके पास, एक कैप्टनसी के तौर पे, जो मुश्किल समय में भी अच्छे फैसले ले सकती है। हाँ, और ओवरसीज के लिए जो स्लॉट है यूपी वॉरियर्स में, उसमें भी जो खिलाड़ी होने हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स लग रहे हैं। आप देखेंगे तो उसमें ऑब्वियसली कप्तान मैगलेनिंग है, उसके अलावा सोफी एक्लेस्टोन है जो बहुत धाकड़ स्पिनर है, और उसके अलावा बल्ला चलाना भी जानती है। बल्ले से अगर मौका मिल जाए तो वहां भी तेज रन बनाएंगे। मैं कंप्लीट कर लूं, 4 प्लेयर्स का नाम ले लेता हूं ओवरसीज। उसके अलावा फीवी लिचफील्ड शानदार बल्लेबाजी करती हैं, ऑस्ट्रेलिया से आती हैं और इंडियन कंडीशन में खेलना जानती हैं। तो 3 हो गई, कैप्टन मैगलेनिंग, और उसके अलावा फीबी लिचफील्ड, सोफी एक्लेस्टोन। चौथी खिलाड़ी आप उसमें थोड़ा सा ये देखेंगे कि क्या वो यूपी वॉरियर्स डियांड्रा डॉटिन के पीछे जाती है, या फिर और भी हैं जो अनकैप्ड खिलाड़ी हैं यूपी वॉरियर्स में, अनकैप्ड ओवरसीज खिलाड़ी हैं, उनके पीछे जाती है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली डियांड्रा डॉटिन ही खेलती हुई दिख सकती हैं प्लेइंग 11 में। देखिए, अगर आपने उनको 1 करोड़ से ज़्यादा की कीमत पे खरीदा है तो आपको इसीलिए खरीदा होगा कि आपको टीम में उनको फिट बैठाना है। तो अब डियांड्रा डॉटिन को मान के ही चलिए वो तो खेलेंगी, लेकिन प्रॉब्लम जो यूपी की है वो इस समय है कि आपके पास सिर्फ विकेट कीपर, एक इंडियन विकेट कीपर है सोनी करके, जिनका अभी क्लोड ट्रोइन भी है इनके पास, भी है, लेकिन देखिए वो बॉलिंग उतनी बढ़िया उनकी नहीं रही थी। तारा नॉरिस भी है, लेकिन एज यूजुअल उनका पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो 4 की हम लोग ने बात की वो तो जरूर खेलेंगे। जहां तक हम लोग बात करें उनके पास एक विकेट कीपर है सोनी, जिनका अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं, ऊपर से आपने इनके लिए कोई बैकअप भी नहीं लिया। अब हीली तो है नहीं आपके पास कि वो आपके लिए विकेट कीपिंग भी कर देंगी, तो आपके पास एक विकेट कीपर की कमी है। लेकिन आपने जो रिटेंशन किया है वो बढ़िया किया, आपने दीप्ति को रिटेंशन किया, आपने सोफी एक्लेस्टन को रिटेंशन किया, आपने दीप्ति को तो ऑक्शन के थ्रू लाई आरटीएम यूज कर दिया था उन्होंने, तो उनके लिए वापस आ चुकी है। उनके पास एक्लेस्टन, उनके पास आरटीएम के थ्रू वापस आ गई। आपके पास किरण नवगिरे, उनका भी इस बार बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। अभी जो वुमेन्स की T20 रही है, सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी 34 गेंदों में। महाराष्ट्र पहली बार टाइटल जीती, 250,000 रन बनाए। तो आपने अपनी जो बैटिंग से लेके बॉलिंग तक सब फिक्स कर दिया। आपकी प्रॉब्लम है विकेट कीपिंग। बिल्कुल, और किरण नवगिरे जो है MS धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट भी लगाती है और काफी तेज तरीके से खेलती है टीम के लिए।
और पहले भी खेल चुकी हैं, लेकिन फिर ऑक्शन के थ्रू इस बार फिर टीम से जुड़ गई हैं तो यूपी वॉरियर्स के साथ। यूपी वॉरियर्स की टीम फिर से एक बार फिर बहुत बैलेंस लग रही है। इसमें आप चाहे टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी उनकी देखें, या फिर जो ऑलराउंडर्स होते हैं वो देख लीजिए, या फिर गेंदबाजी देखिए। ऑलराउंडर्स में आपके पास दीप्ति शर्मा है, क्या ही चाहिए। इंडिया में टूर्नामेंट है और इंडिया का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर आपके पास है दीप्ति शर्मा। बैटिंग में आप मैकलेनिंग को देख लीजिए, फिर विलिसफील्ड है वहाँ पे, किरण नगवीरे की हम लोग बात कर ही रहे थे। उसके अलावा हरलीन देओल भी मिडिल ऑर्डर में ठीक ठाक बल्लेबाजी करके देंगी। डियांडा डॉटिन को आप कहाँ पे सेट करते हैं, क्योंकि वो भी टॉप ऑर्डर की बल्लेबाज हैं जी। आप उनको देखिए फिनिशर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं अगर आपका टॉप ऑर्डर फिक्स ना हो ही गए हैं। तो यही कुल मिलाकर दोस्तों बातचीत है। आपको क्या कुछ लगता है कि कौन सी टीम इस बार WPL 2026 में सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।